Okay, today we are starting from vocabulary and idioms. How would we pronounce this word? Yes? You can pronounce it as ubiquitous. ये हमारे पास एडजेक्टिव है. इट मीन्स दैट प्रेजेंट एवरीवेयर. हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, और वी कैन से वाइड स्प्रेड. ठीक है, द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, हम कह सकते हैं कि यूबिक्विटस थिंग्स इंक्लूड स्मार्टफोन्स, टीवी, इंटरनेट, etc. ठीक है, ubiquitous mean that things that are spread everywhere, जो हर जगह पे फैले हुए हैं, हर जगह पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, थिंग्स से के साथ लगाया है. तो ये जो हमारे पास है यूबिक्विटस, ये एडजेक्टिव है. इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? लिमिटेड, रेयर. ठीक है, रेयर के लिए हम एक इडियम भी यूज करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून. हम कहते हैं कि सम पीपल कम once in a blue moon, they come rarely. ठीक है, तो ubiquitous का एंटोनिम जो हो जाएगा वो चीज़ें जो आपको कम मिले या रेयरली जो चीज़ें आपको मिलें, तो ये उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है, वो है एफेमरल. एक वर्ड है एफेमरल, भी हमारे पास एडजेक्टिव है. एफेमरल हम कहते हैं ट्रांजिएंट, टेम्पररी, मोमेंटरी. ठीक है, जो चीज़ जिसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो. ठीक है, एफेमरल मीन वो चीज़ जो टेम्पररी हो, ट्रांजिएंट हो, मोमेंटरी हो. आरजी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एफेमरल. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लास्टिंग, फॉरएवर, और कौन सा हो सकता है? परमानेंट. ठीक है, यहाँ पर आप इसको फाइनाइट भी कह सकते हैं और इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनलिमिटेड भी कह सकते हैं.
ठीक है, मैं कहता हूं यूथ इज एफेमरल, एंजॉय इट while you live। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि जो एफिमरल है अगेन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये कैपुला वर्ब यूज हुआ पड़ा है, ठीक है, और एफिमरल जो है वो किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एफिमरल वो चीज जो कि क्या हो? वक्ती हो, ट्रांजिएंट हो, टेम्पररी हो या मोमेंटरी हो। एक वर्ड है हमारे पास ऑब्फिस्केट, हम कहते हैं टू मेक अनक्लियर। किसी चीज को आप क्या रखते हैं? अनक्लियर रखते हैं। वो चीज जो है वो ब्लर है। बात समझ आ रही है? द थिंग्स दैट इज अनक्लियर, ब्लर इज कॉल्ड ऑब्फस्केट। आप कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज obfuscating the issue। अब यहां पर आप देखें कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में देखें जी, इस सेंटेंस में देखें ना, द गवर्नमेंट इज ऑब्फस्केटिंग द इश्यू। मेन वर्ब का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? कि वो मैटर्स को अनक्लियर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये चीज हमारे पास आ जाएगी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑब्फस्केटिंग द इश्यू, ये यहां पर हमारे पास मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आप यहां पर कहेंगे कि ऑब्फस्केट जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास? वर्ब है। इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। जो चीज़ अनक्लियर हो, ब्लर हो, इसके लिए हम ऑब्सक्यूर का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, अब जब इसका एंटोनिम होगा तो वो क्या हो सकता है? क्लियर, क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी, ऑब्वियस हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखें कि ऑब्फस्केट हमारे पास वर्ब है, और जब हम चीज़ों को अनक्लियर बनाते हैं, कंफ्यूज करते हैं दूसरे बंदे के लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्फस्केट। एफिमरल का मैंने आपको बताया, द थिंग दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज टेम्परेरी, मोमेंटरी। ठीक है, और यूबिक्विटस का मैंने आपको बताया, वो चीज़ जो हर कहीं पर मौजूद हो। थिंग्स that are available are present everywhere. For example, I said that smartphones, TV, internet, etc. are the things that are ubiquitous. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है inexorable। ये क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। इनएक्सोरेबल का मतलब है अनएबल टू स्टॉप और रेजिस्ट। सिनोनिम में इसके बन सकते हैं कि अनस्टॉपेबल,
irresistible, bold, brave, etc. ठीक है। इनएक्सॉरेबल वो चीज जिसको आप रोक ना सकें, जिसको आप रोक ना सकें, द थिंग दैट इज अनेबल टू, या जिसे आप रेजिस्ट ना कर सकें। तो इसका एंटोनिम क्या बन सकता है? यस, हार्नेस हो सकता है, और जी एक्सॉरेबल बिल्कुल हो सकता है। वी हैव अनदर वर्ड दैट इज मैग्नानिमस। अगेन इट इज एडजेक्टिव। मैग्नानिमस मीन काइंड एंड जेनरस। benevolent, मैग्नानिमस वो क्वालिटी है जब जो आपके अंदर जेनरसिटी या काइंडनेस की क्वालिटी है, उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस। जो पर्सन काइंड या जेनरस हो, फॉरगिविंग हो, क्या हो, बेनोवेलेंट भी हम इस सेंस में यूज करते हैं, फॉरगिविंग। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है क्विंट एसेंशियल। ये भी एडजेक्टिव है। क्विंट एसेंशियल कहते हैं किसी भी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। आप इसके लिए एक वर्ड है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एपिटमी। इसको हम क्या कहते हैं? एपिटमी। इसका मतलब भी किसी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल है। जी, एग्जाम्पलरी, बिल्कुल एग्जाम्पलरी कह सकते हैं। ठीक है जी, टिपिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्विंट एसेंशियल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इज क्विंट एसेंशियल। ठीक है, इसको हम उर्दू में आर्क या निचोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी चीज का क्रक्स, ये भी एडजेक्टिव है हमारे पास। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, विट्रियोलिक। ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक हम कहते हैं बिटर एंड हार्श। वेनेमस, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक। ठीक है, बिटर एंड हार्श या वेनेमस, जहरीला। ठीक है, आप कह सकते हैं द विट्रियोलिक क्रिटिसिज्म हर्ट हिम। अब यहां पर देखें, विट्रियोलिक जो है हमारे पास, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विट्रियोलिक मीन बिटर, हार्श, वेनेमस, सख्त। सरकाज़म भी हम इसे कहते हैं, सरकाज़मिक, आयरॉनिक, तंजिया। ठीक है, जिसके अंदर बिटरनेस और हार्शनेस हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है विट्रियोलिक। इसका एंटोनिम आप कह सकते हैं कि माइल्ड, काइंड या कर्टियस।
एक वर्ड है एपैथेटिक। याद रखें कि जब भी हम किसी रूट वर्ड के साथ ए लगाते हैं, उसका वर्ड जो है वो नेगेटिव या अपोजिट हो जाता है। ठीक है, पैथेटिक का अपोजिट जो है एपैथेटिक है। ठीक है, अब एपैथेटिक हम कहते हैं अ पर्सन हु इज indifferent, having no emotions or aesthetic sense। ठीक है, he is indifferent to patients without any passions। ठीक है, और इमोशंस, इन चीजों का ना होना वो एपैथेटिक है। इन चीजों का ना होना, किसका? आपके अंदर इमोशंस का, पैशंस का ना होना। अब वो नहीं होंगे तो देन यू विल बी इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट के लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, डिसइंटरेस्टेड। क्या मतलब है इसका? उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास होता है अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड है जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर सिटिंग ऑन अ फेंस, सिटिंग ऑन offense, you are undecided about a matter। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? पैथेटिक, इमोशनल, और क्या हो जाएगा? सेंसेबल आप कह सकते हैं, पैशनेट आप कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये इमोशन या इमोशनल आप इसे कह सकते हैं। तो एपैथेटिक का ये एंटोनिम हो जाएगा। एक वर्ड है इनएफेबल। इसका मतलब है अनेबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स the things that are unprecedented, sublime। ineffable वो चीज जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर सकें। इट मीन्स कि वो चीज इतनी अच्छी है कि आप उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसको हम अनप्रेसिडेंटेड भी कहते हैं, बेनज़ीर, जिसकी कोई एग्जाम्पल ना मिले। सबलाइम, या इसे आप एग्जाम्पलरी भी कह सकते हैं। इनएफेबल, द थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ठीक है, या इसको आप इनएक्सप्रेसिबल भी कह सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? वो चीज जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेबल, एक्सप्रेसिबल, या इजीली आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? एक वर्ड है हमारे पास, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ये नाउन है हमारे पास, और इनएफेबल जो है ये एडजेक्टिव है। कैकोफनी, कैकोफनी हम कहते हैं व्हेन यू हियर डिफरेंट साउंड्स। कभी एक तरफ से आवाज आ रही है और दूसरी तरफ से और तीसरी तरफ से आवाज आ रही है। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लैमर, या एक वर्ड यूज करते हैं रैकेट, या एक वर्ड यूज करते हैं डिसोनेंस।
ठीक है, कोई एक क्लियर आवाज ना हो। एक है एक बंदा बोल रहा है, एक ये है कि हर तरफ से मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं, तो उसको हम कैकोफोनी कहते हैं। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? एजोनेंस हो सकता है, हार्मनी हो सकता है, क्लैरिटी हो सकता है, और साइलेंस भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन यू आर साइलेंट और व्हेन यू हियर डिफरेंट साउंड्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, तो वो एक कैकोफोनी, एक ये जो कैकोफोनी है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, एक फस क्रिएट करता है। We have an important idiom and that is an axe to grind. ये एक idiom है, an axe to grind. क्या मतलब हो सकता है? नहीं, इसके लिए एक दूसरा idiom है, throw someone under the bus. जी हाँ, इन दोनों का मतलब है टू डिस्ट्रॉय others for personal gains. To destroy, to hurt, या किसी को नुकसान पहुंचाना अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि किसी को आप उकसाते हैं, किसी को आप, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मोटिव जो हैं वो आपके पर्सनल हैं। ठीक है, आप उसको यूज करते हैं अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। और थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब है अपने फायदे के लिए किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं। बात समझ आ गई है? आप इसे कह सकते हैं कि टू सैक्रिफाइस someone for personal gains. He threw his friend under the bus to escape punishment. ठीक है, उसने उसको आगे करके उसको नुकसान पहुंचा दिया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, स्केपगोट। हम कहते हैं किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना। ठीक है, ये तो अक्सर आता रहता है और है भी इजी। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इट मीन्स कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड स्टडी लेट इन द नाइट। जब आप रात गए पढ़ते हैं या मेहनत करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। एक इडियम है बाइट द बुलेट। इसको उर्दू में हम कहते हैं कि कड़वा घूंट।
हम कहते हैं कि आपको ये चीज़, ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इंग्लिश में आप कहते हैं यू हैव टू बाइट द बुलेट। यू हैव टू बाइट यानी इस डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम यू हैव टू स्टडी एंड बाइट द बुलेट, ठीक है। टू एंड्योर difficult situation with patience, bite the bullet। बात समझ आ रही है? Another one is break the ice। break इसका मतलब है to break silence। to break कोई भी बात शुरू करने से पहले गैदरिंग के अंदर जब सारे खामोश हैं और कोई बंदा बोलना शुरू करता है तो उसको हम कहते हैं कि ब्रेक द आइस, ठीक है। ही टोल्ड जोक इन ऑर्डर टू ब्रेक द आइस इन द मीटिंग, ठीक है। खामोशी तोड़ने के लिए जब आप कोई बात करते हैं तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं ब्रेक द आइस। समझ आ गई जी? हाँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कंट्रीज़ के दरमियान डेडलॉक बरकरार है तो एक कंट्री जो फॉरेन मिनिस्टर इनिशिएटिव लेता है तो बिल्कुल ब्रेक द आइस आप उसके लिए इडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है कि जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन इसका मतलब है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। टू फॉलो जो चीज़ ये है आप भी उसके पीछे क्या हो गए, टू फॉलो द पॉपुलर फैशन, ठीक है। एक दूसरा वर्ड है फैशन के लिए इनवोग। जो चीज़ फैशन में होती है उसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि ये चीज़ जो है वो इनवोग है, वो फैशन के अंदर है, ठीक है, वो चल रही है। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, पॉपुलर ट्रेंड को। जो चीज़ चल रहा है आप भी उसके पीछे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट स्टोरी थी, शायद आपने पढ़ी हो, द डे द डैम ब्रोक, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके अंदर ये होता है कि एक बंदा देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है, एक गांव के अंदर। तो ये भी उनको देखकर भागना शुरू हो जाता है। तो रास्ते में उससे पूछता है कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं? उसने कहा हमें तो पता नहीं था, वो भाग रहा था तो हम भी उसके पीछे भाग रहे थे, ठीक है। किसी ने वो अफवाह फैलाई थी कि कोई डैम है वो टूट चुकी है और किसी को पता नहीं है, 10-15 बंदे भागने लग गए हैं तो वो सारा गांव जो था वो निकल के भाग रहा है और किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी तो हम भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जंप ऑन द बैंड वैगन टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड दैट इज इन वोग, जो कि फैशन के अंदर है उस सोसाइटी के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट इडियम है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जब आप किसी चीज को डाउट्स की निगाह से देखते हैं, जब आप किसी चीज को शक की निगाह से देखते हैं, इसको हम कहते हैं कि टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। I take his promises with a grain of salt. It means कि आप उसके promises पे यकीन नहीं कर रहे हैं। You are doubtful. You are
यू आर स्केप्टिकल। ठीक है, जब आप किसी चीज के ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं कि टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। वी हैव अनदर इडियम एंड दैट इज कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब है to present things in the cheapest way, to present things by compromising its quality। ठीक है, कट कॉर्नर मैं आपको सिंपल कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक रोड बना है, एक क्या, वो चीपेस्ट वे में बनाया है तो आपको कोई भी उसका कॉर्नर ठीक नजर नहीं आएगा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हो गया है, लेकिन वो चीज चीपेस्ट और इजीएस्ट वे में बन गया है। जब हम कोई रोड बनाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। जो पहले रोड बना होता है आपको उसको क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। आजकल जो रोड बन रहा है वो किस तरीके से है, उसी के ऊपर क्या हो रहा है, रोड बन रहा है। क्यों? वो सारी कॉस्ट और उन चीज़ों से बचने के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि कट कॉर्नर्स। ये हम करप्शन के सेंस में भी यूज़ करते हैं कि आप किसी चीज़ को बड़ी आसानी के साथ तो कर लेते हैं, एक दिन में 2 दिन में आपका रोड तो बन गया है, लेकिन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज हो गया है। ठीक है, टू डू थिंग्स इन चीपेस्ट और easiest way to compromise quality। The contractors cut corners by using poor quality। ठीक है, कट कॉर्नर्स का मतलब है वो करप्शन यूज करते हैं, उस चीज़ को चीपेस्ट वे में करते हैं, लेकिन उस चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। तो कट कॉर्नर्स का ये मतलब है जी। We have another idiom and that is caught between a rock and a hard place। When you are in difficult situation, from all sides, ठीक है, हर तरफ से आप फंसे हुए हो, किसी तरफ से आपको कोई जो किनारा है या कोई सलूशन है वो नजर ना आ रहा हो, तो हम फिर कहते हैं कि ही इज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। किसे बोलेंगे? जी नहीं, हिट द सैक का मतलब है व्हेन यू गो टू बेड और स्लीप, यू हिट द सैक, जब आप सोने के लिए जाते हैं। ठीक है, आई नीड टू हिट द सैक अर्ली टू नाइट। ठीक है, एक लास्ट है हमारे पास, hoist with one own petered। ये उर्दू में आपने जरूर सुना होगा कि जब आप दूसरे के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं और खुद उसमें गिर जाते हैं। ठीक है, hoist with one own petered, जब आप किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसी वो नुकसान आपके जिम्मे लग जाता है। समझ आ गई है? टू बी हार्म बाय one's
ओन प्लांट्स, ठीक है, प्लांटेड फॉर अदर, प्लांटेड फॉर, ठीक है, दूसरे के लिए आप जो प्लान बना के रखते हैं और उसी में फंस जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हॉइस्ट विद वन ओन पीटर्ड। स्टूडेंट्स की कुछ कन्फ्यूजन रह गई थी फ्रेजेस में। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, उनको कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब पहले सेंटेंस को देखें, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं तो ये हमारे पास कौन सा फ्रेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फ्रेज। तो फ्रेज में हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एब्सोल्यूट। तो यहां पर ये कौन सा फ्रेज नजर आ रहा है? ये जीरंड फ्रेज है। क्यों? किस चीज से शुरू हो रहा है? आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, और जब ये फ्रेज बन गया है, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे जीरंड फ्रेज। ही इज पैशनेट अबाउट टीचिंग इंग्लिश। इसका बताएं। जी बताएं। जी, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो दो चीज़ों का काम करता है, या वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या वो एडवर्ब फ्रेज होगा। तो बताएं ये क्या है? जी, किसको कर रहा है? तो पैशनेट क्या हो जाएगा? पैशनेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ठीक है, ये सारा जो है ये इस पैशनेट को कर रहा है। तो एडजेक्टिव है। पैशनेट क्या है? तो हमने ये पढ़ा है कि जब एडजेक्टिव किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता है, यानी ये चीज एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तब भी ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगा। हमने कहा कि एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो यहां पर वो किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है, तब भी ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगा। द हॉर्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज फॉर सेल। इसका बताएं। जी, अक्रॉस द स्ट्रीट देखा जाए तो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या वो एडवर्ब फ्रेज होगा। तो क्या आपको लग रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज है, हॉर्स की बात हो रही है। द विकेड विज़र्ड लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। दो हमारे पास फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा?
बताएं। ये वाला कौन सा फ्रेज? नहीं, एडवर्ब फ्रेज इधर कैसे आ सकता है? जगह को तो देखें, नाउन फ्रेज। इट इज, ये हमारे पास वर्ब पड़ा हुआ है तो ये सब्जेक्ट की जगह है ना, नाउन की जगह है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया है और हेड इसके अंदर क्या है? नाउन है। तो नाउन फ्रेज ऐसा होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड विद हेड एज अ नाउन और उसके पास साथ एक मॉडिफायर या आर्टिकल लगा हुआ हो, या वो सब्जेक्ट का काम करे या वो ऑब्जेक्ट का काम करे, तो ये नाउन फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? जी बताएं। गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। जी, अब देखें ना, आप इसको इस तरीके से देखें ना, दरमियान में वर्ब आ गया है तो इस तरफ आपका सब्जेक्ट है, तो इस तरफ आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किस चीज से शुरू हो रहा है? ये चीज जीरंड से शुरू हो रहा है। गेटिंग पीपल इनटू द ट्रबल, ये हमारे पास जीरंड फ्रेज है। जीरंड फ्रेज भी या सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का। इट मीन्स कि वो नाउन का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, नाउन का काम कर रहा है, जीरंड से शुरू हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे जीरंड फ्रेज। ठीक है। द पुअर डेटर इंटेंडेड टू पे एवरी पेनी, इसका बताएं। जी, ये क्या हो जाएगा? ये नाउन फ्रेज है। क्या है? डेटर नाउन एज अ हेड यूज हो गया है, एडजेक्टिव है हमारे पास, आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा? हाँ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जब पूरा फ्रेज बन गया है, काम ये भी यहां पर किस चीज का कर रहा है? किस चीज का कर रहा है? हाँ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो काम ये भी नाउन का कर रहा है, चूंकि इन्फिनेटिव से शुरू है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज। ये बताएं कि थिंकिंग गुड थॉट्स और गुड एक्शंस, ये दो फ्रेजेस हैं इस सेंटेंस में। कौन सा जो टाइप है फ्रेज की, बताएं। जी, ये जीरंड फ्रेज है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है। ये कौन सा हो जाएगा? जी नहीं, नाउन फ्रेज हो जाएगा। नाउन हेड में पड़ा हुआ है, साथ एडजेक्टिव पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज होगा। 7 में देखें, शी हैड अ प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। जी, सेवन वाला, शी हैड अ प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब यहां पर देखें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है, तो पहली बात यह है कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। लेकिन मैंने आपको बताया
कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज है या वो नाउन का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का। तो यहां पर किस चीज का काम कर रहा है? यस, अ प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस का वो क्या कर रहा है? ये हमारे पास नाउन है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 8 वाला बताएं। यस, अलोंग द लेक, देखें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वॉक को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। दैट स्टॉर्म फ्रॉम द ईस्ट माइट बी डेंजरस। हाँ, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, काम किस चीज का कर रहा है? स्टॉर्म को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नाउन है हमारे पास, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो कल हम फ्रेजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कल हम क्लासेस शुरू करेंगे। जी, ज़रूरी नहीं है आर्टिकल। इट मीन्स कि एक नॉर्मल जो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये 3 चीज़ें होती हैं, अगर आर्टिकल नहीं भी है तब भी वो फ्रेज है। हाँ, हमने देखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, चाहे वो 3 हो। मैंने कहा है कि एक बेसिक नाउन फ्रेज जो है वो उन 3 चीज़ों पर रिलाई करता है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर मॉडिफायर ना हो, ठीक है, द विजर्ड हो जाएगा, ये भी हमारे पास नाउन फ्रेज है। अगर एक विजर्ड है तब ये सिर्फ नाउन है, अब ये फ्रेज नहीं है। जी, ये वाला। अब ये देखें, दैट स्टॉर्म फ्रॉम द ईस्ट माइट बी डेंजरस। फ्रॉम द ईस्ट, पहले आप देखें कि ये फ्रेज है या नहीं है। है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। किससे शुरू हो रहा है? प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो पहली बात यह है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज 2 चीजों का काम करेगा सेंटेंस में, या वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या वो नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर देखें कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये स्टॉर्म नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। हाँ हाँ, वो देखो एज अ यूनिट काम करता है, वो मैंने आपको बताया, एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। चाहे वो जीरंड फ्रेज है तो वो नाउन का काम कर रहा है, पार्टिसिपल फ्रेज है तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अ फ्रेज दैट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट एंड डज द वर्क ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एडजेक्टिव का करता है, एडवर्ब का करता है या नाउन का करता है।